प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये तुला लग्न की कुंडली है और द्वितीय भाव में राहु, अ, पंचम भाव में स्वग्रही शनि बलवान होके बैठे हैं। षष्ठम स्थान में मंगल और बुध, जहां बुध जो हैं वो पीड़ित नजर आ रहे हैं और वो अपना प्रभाव मंगल पे भी निगेटिवली दे रहे हैं। ये समझना बड़ा आवश्यक होगा कि वहाँ पे मंगल और बुध जो बैठे हैं वो किस तरीके से एक दूसरे को निगेटिवली अप्रोच कर रहे हैं। सप्तम स्थान में उच्च के सूर्य के साथ शुक्र का बैठना, लेकिन अस्त नहीं होना। और अष्टम स्थान में उच्च के चंद्रमा, जहां केतु के साथ बैठे हैं, कोई ग्रहण दोष नहीं है। कुंडली के जितने ग्रह हैं वो अष्टम स्थान तक ही बैठे हैं, बाकी नवम, दशम, एकादशवां और 12वां भाव खाली है। नवमांश चक्र भी कुंभ लग्न का बना है, जो लग्न कुंडली के पंचम भाव के स्वामी हैं। और यहाँ नवमांश चक्र में शनि स्वग्रही थे, यहाँ भी स्वग्रही हैं। इस कार्यक्रम का थंबनेल मैंने इसीलिए लिखा था कि आपकी कुंडली का सबसे ज़्यादा प्रमुख ग्रह कौन है जो आपको राजा या रानी बनाने की क्षमता रखता है। और इस कुंडली के अध्ययन से आपको यही समझ में आएगा कि एक ऐसा ग्रह जो आपको सब कुछ देने वाला बन रहा है, वो कौन है आपकी कुंडली का प्रधान ग्रह। और वैसे अगर आप बहुत दूर तक आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी कुंडली के उस ग्रह को पहचानने की आवश्यकता होती है जो आपकी कुंडली का सर्वप्रमुख ग्रह बन रहा है। कल मैं एक कुंडली देख रहा था, शाम को तुला लग्न की कुंडली थी। उच्च के गुरु दशम स्थान में बैठे थे, तो उन्होंने पूछा कि पंडित जी, मेरी कुंडली में सबसे अच्छा ग्रह कौन है। मैंने कहा तुला लग्न की कुंडली के लिए वैसे तो शनिदेव होते हैं, शुक्रदेव होते हैं, बुधदेव होते हैं, पर आपकी कुंडली में जिस ग्रह ने आपको सबसे ज़्यादा दिया है वो ग्रह आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति उनकी कुंडली के दशम स्थान में उच्च के बैठे थे। तुला लग्न की कुंडली में दशम स्थान में बैठेंगे तो उच्च के हो जाएंगे। बुध के साथ बैठे थे, तो उन्होंने पूछा कि तुला लग्न की कुंडली के लिए तो वो देवगुरु बृहस्पति अकारक होते हैं। मैंने कहा ये अकारक, मारक और तारक, मारक, बाधक आदि ग्रह ये प्रत्येक कुंडली पे बदल जाते हैं। एक सिद्धांत बनाया कि इस लग्न के लिए ये कारक, ये अकारक, ये मारक ग्रह बना, पर क्या वो ग्रह सच्चे अर्थ में मारक, अकारक और कारक बन रहा है, ये जांचना आवश्यक होगा। तो मैंने उनको समझाया कि आपकी कुंडली का शनि योग कारक क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी कुंडली में शनि जो थे वो शत्रुग्रही थे, राहु के संग थे और किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं थे। उल्टे शनि और मंगल आपस में संबंध बना रहे थे जो व्यक्ति के जीवन में समस्याओं के बड़े ही दलदल में उलझा रहे थे। अपनी दशा काल में भी शनिदेव ने कुछ अच्छा परिणाम नहीं किया था, जबकि मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि गुरु की दशा में ही मुझे सब कुछ अच्छा मिला था। जबकि मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि गुरु तो इस कुंडली के लिए अकारक होते हैं, फिर उन्होंने अपनी दशा काल में मुझे इतना क्यों दिया था। तो ये बात है, इस वजह से यहाँ पे बहुत आवश्यक हो जाएगा ये बात जानना कि कौन है आपकी कुंडली का महत्वपूर्ण ग्रह। योग कारक अलग है, मारक अलग है, बाधक अलग है, पर कौन है ग्रह जो ऐसा आपको दे रहा है। और नवांश चक्र में द्वितीय भाव में गुरु संबंधों की ऊंचाइयों को प्राप्त करवाएंगे। तृतीय स्थान में उच्च के सूर्य, यहाँ भी सूर्य उच्च के, यहाँ भी सूर्य उच्च के, ये बड़ा दिलचस्प होगा जानना। स्वग्रही चंद्रमा, यहाँ उच्च के थे, यहाँ स्वग्रही हो गए, लेकिन राहु के साथ हैं, ये भी बहुत विशेष बात होगी। मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं दशमेश होकर के, और दशम भाव के स्वामी अष्टम में, अष्टम के स्वामी दशम में, ये एक संबंध बना और बड़ी नई बात देखने को मिल रही है। जातिका की कुंडली में नवम भाव में स्वग्रही शुक्र, यहाँ पे शुक्र जो है वो लग्नेश होकर के सप्तम भाव में बैठे थे, उच्च के ग्रह के साथ बैठे थे और शनि जैसे मित्र से दृष्ट थे और एक शुभ ग्रह से दृष्ट थे। और साथ ही साथ यहाँ पे किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं था। शनि पे पापक ग्रह का प्रभाव, शुक्र पे पापक ग्रह का प्रभाव नहीं होगा क्योंकि वो उनके मित्र हैं। हाँ, नीच की दृष्टि देख रहे हैं, इस वजह से थोड़ा नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे वो स्वग्रही हो रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि गुरु बढ़िया, सूर्य बढ़िया, शनि बढ़िया, शुक्र अच्छे, चंद्रमा अच्छे, मंगल और बुध का परिवर्तन। इस कुंडली का ना मुझे तो एक बार में ये देख कर कि ये बात समझ में आ गई कि इस वर्ग चार्ट से ज़्यादा बढ़िया तो ये बना है।
और ये आप भी समझ ही रहे हैं कि कैसे ग्रहों का संबंध बन रहा है। और दशमांसा चक्र भी यहाँ के पंचम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बनते हैं। लग्नेश होकर के जाकर के शत्रु के घर में बैठे हैं। उच्च के मंगल, स्वग्रही गुरु, सूर्य और बुध, जहाँ सूर्य उच्च के और शुक्र 8 नंबर की राशि में। तो मैंने क्या बात कही कि सबसे मजबूत वर्ग चार्ट कौन बना, तो मजबूत वर्ग चार्ट नवमांश बन गया। और मजबूत ग्रह पहले नंबर पे कौन बन रहा है और दूसरे नंबर पे कौन बन रहा है, ये जानना जरूरी होगा। बने रहिए कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बात करेंगे जन्म कुंडली के पंचांग की। अब जान लेते हैं कि जन्म कुंडली में पंचांग की स्थिति क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं, जन्म होता है चैत्र माह में। चैत्र माह में जन्मे लोग सुंदर होते हैं। और दूसरा, उत्तरायण में जन्म। उत्तरायण क्योंकि सूर्य जो हैं वो मेष राशि में हैं, तो ये उच्च के हो जाते हैं। और मेष राशि के उच्च के सूर्य व्यक्ति को थोड़ी बहुत चिंताएं भी देते हैं। किस बात की चिंता ज़्यादा रहेगी? सप्तम भाव व्यापार का होता है, दिनचर्या का होता है, थोड़ा डेली रूटीन का होता है, आसपास पड़ोसियों का होता है। तो इस वजह से वो कई बार इन सभी क्षेत्रों से। और एक बात है, मैंने बात अपने कार्यक्रम में बहुत बार कही है कि चंद्रमा से वर्तमान, सूर्य से भविष्य और राहु से भूतकाल देखते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बढ़िया है उस व्यक्ति का भविष्य बढ़िया है। आप लोग पूछते हैं कई बार मुझसे जब भी बात करते हैं कुंडली पे, पंडित जी भविष्य कैसा है? अगर एक शब्द में उसको कहूँ, एक लाइन में अगर पूरे ग्रहों को परिभाषित करें और गुंफित करेंगे तो एक स्पष्ट उत्तर निकल करके सामने आता है। और वो उत्तर ये है भगवान कि अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा और सूर्य जैसे दो विशाल नेत्र हैं भगवान के, अगर इनकी स्थिति बलवान और मजबूत बन रही है तो आप ये बात कह सकते हैं कि हाँ, व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य सुरक्षित है, उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। जो थोड़े बहुत जो थपेड़े आते हैं, जो परेशानियां आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो आपके ही कृत्य के कारण छोटी मोटी आते हैं, पर परमात्मा ने, भगवान ने आप पे बड़ी कृपा बरसाई है, क्योंकि सूर्य हर जगह उच्च के हैं। और एक ऐसा ग्रह जो अगर एक वर्ग चार्ट में वही स्थिति मेंटेन करता है और दूसरे वर्ग चार्ट में वही स्थिति मेंटेन कर रहा है, तीसरे वर्ग चार्ट में भी वही स्थिति मेंटेन कर रहा है, तो उससे ज्यादा बलवान आपकी कुंडली में कोई हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए योग कारक ग्रह होकर के शनिदेव किसी की कुंडली में बलवान है, लग्न कुंडली में, और नवांश कुंडली में वो कमजोर हो गए, और एक योग कारक ग्रह जो नहीं है आपकी कुंडली का, ऐसा ग्रह जो जन्म कुंडली में मारक होता हो और जन्म कुंडली में अच्छे भाव में बैठा हो और अपनी स्थिति मेंटेन कर रहा हो, तो निश्चित रूप से वो अपनी दशा काल में बहुत सारे अनुकूल और श्रेष्ठ परिणाम दे जाएगा। संघर्ष के बावजूद जो विजेता बनाता है वो वही ग्रह होता है। और जिस ग्रह पे आप सबसे ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, कई बार वो ग्रह दशा आपको रुला रुला करके मारती। ये भी जानेंगे क्योंकि इस कुंडली में सूर्य यहाँ भी उच्च के हैं, यहाँ भी उच्च के हैं और यहाँ भी उच्च के हैं। तो एक ग्रह जो अपनी स्थिति मेंटेन कर रहा है, यहाँ वर्गोत्तम थे शनिदेव, पर दशमांसा में आकर के शत्रु की राशि में चले गए। ये अच्छी बात है कि उन्होंने कुंडली पे बड़ी मजबूत पकड़ बनाई है, हर जगह अपने आप को एक अच्छे भाव का स्वामी बनाया है, लेकिन बिलबिला भी रहे हैं जातक को। कैसे? क्योंकि दशमांसा चक्र में वो लग्नेश होकर के 6वें भाव में बैठ रहे हैं और राहु के संग जा रहे हैं, तो घर्षण देंगे। अब जातक ये सोचेगा कि मुझे जो प्रतियोगिता में सफलता मिलनी चाहिए थी, मुझे जो पुरस्कार मिलना चाहिए था, जो मुझे एकदम बिल्कुल निश्चिंतता का भाव मिलना चाहिए था, वो कमजोर क्यों मिल रहा है? और उसका कारण यहाँ है विदेश यात्रा, विदेश गमन, बाहरी काम, सरकारी एजेंसियों में काम करना, अर्ध सरकारी एजेंसियों में काम करना, सरकार की संपत्ति से लाभ कमाना, सरकारी वाहन में घूमना, सरकारी खर्चे पे मस्ती और मस्त जीवन जीना, ये सब सूर्य देने वाले बन रहे हैं। आगे बढ़ के बात करते हैं पंचांग में ही। उत्तरायण में शुक्र, बुध, गुरु, चंद्रमा, ये चारों ग्रह बली और साथ ही साथ सूर्य भी बली, तो सूर्य अतिरिक्त बलवान हो जाएंगे। चिंतामणि ग्रंथ के रचनाकार लिखते हैं कि अगर सूर्य, ऐसा नहीं है कि दक्षिणायन में बलवान नहीं होते हैं, वो दक्षिणायन में भी बलवान होते हैं, लेकिन उत्तरायण में उनको विशेष बल मिलता है। मैं वैसे भी खुश हूं, पर अगर कुछ चीज मुझे प्राप्त हो जाती है तो मैं और एक्स्ट्रा ज्यादा खुश हो जाता हूं। पर जो व्यक्ति की आत्मीयता है वो सदैव मेंटेन कर रही है, उसकी आत्मा बड़ी शुद्ध है, विशुद्ध है, वो चरित्र का, ज्ञान का, उसका मन बिल्कुल ही शुद्ध दर्पण है, उसके दिमाग में कोई भी गलत और गंदे भाव नहीं है, वो बेहतरीन है।
कलाओं को समझने वाला है। और ये कुंडली तुला लग्न की है। यहाँ कई बार व्यक्ति जिद के घोड़े पे सवार रहता है और वो दरअसल जब जिद पे आ जाए तो अपने मुख स्वर से भी बोलता नहीं है, पर दुश्मनों को बहुत अच्छे तरीके से पहचानता है। और यही कुछ स्थितियां जातक के जीवन में देखने को मिल जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, जन्म होता है शुक्रवार को। वाह रे वाह, बहुत बढ़िया। शुक्रवार को ही जन्म हुआ है और वारेश ही शुक्र होते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए ये कैसे मैच करेगा। वार के अधिपति शुक्रदेव और लग्न के अधिपति शुक्रदेव, ये दोनों एक ही ग्रह हो गए ना जी। लग्न के अधिपति शुक्रदेव, राशि के अधिपति शुक्रदेव, वार के अधिपति शुक्रदेव और कुंडली का योग कारक ग्रह शुक्रदेव, ये एक अच्छी स्थिति होगी। अब जैसे इस कुंडली का योग कारक ग्रह शुक्रदेव, वार के अधिपति भी शुक्रदेव हो गए, तो दो भावों का जो संबंध बना या दो महत्वपूर्ण विषयों का जो मालिक बना वो एक ही ग्रह के आधिपत्य में आ गया। अब डिफरेंशिएशन तो है नहीं ना। जिस कुंडली का लग्नेश ही राशि हो, जैसे मान लीजिए उदाहरण देता हूं, यहां गुरु बैठे हैं तो लग्न के अधिपति शुक्र बन गए, और अगर मान लीजिए चंद्रमा यहीं बैठ जाते तो राशि के स्वामी भी चंद्रमा हो जाते। और दूसरा, अगर मान लीजिए जातक का जन्म शुक्रवार को हुआ है तो तीन तीन स्थितियां शुक्र के ऊपर केंद्रित हो गई। अब इस कुंडली के प्रधान ग्रह फिर शुक्रदेव हो जाते। लेकिन फिर भी कुंडली के 4 स्तंभ होते हैं, वार के अधिपति, लग्न के अधिपति, चंद्रमा और सूर्य। ये 4 प्रत्येक कुंडली के पिलर होते हैं। और किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में अगर ये बलवान होकर बैठे हैं या मजबूत अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, उच्च के हैं, तो ये बात इत्मीनान से समझ लेना चाहिए कि हमारा भविष्य उज्ज्वल है, हमें बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी, शास्त्रकार लिखते हैं। इसका अर्थ होता है कि चंद्रमा पे सभी ग्रहों का बल आश्रित होता है, फल आश्रित होता है। मैंने कहा ना, आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रहा प्रयक्षन्ति शुभा शुभानि। सभी ग्रह कैसा फल करेंगे, शुभ करेंगे, अशुभ करेंगे, ये सारी चीजें चंद्रमा पे केंद्रित होती हैं। मतलब इस कुंडली का जो दशम भाव का स्वामी है, तुला लग्न की कुंडली तो थी, मैंने जो उदाहरण बताया, अब मुझे लगा कि ये कुंडली दूसरी थी। तुला लग्न की कुंडली थी जो मैंने जिसके बारे में चर्चा की थी कि उच्च के गुरु दशम स्थान में बैठे थे बुध के साथ। तो यहां पे भी अगर देखेंगे तो गुरु लग्न में बैठे हैं। किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति शुक्रो 10 सहस्राणि बुद्धो 10 शतानि च लक्ष्य में कम तु दोषाणाम गुरु लग्ने व्यपोति। लग्न में गुरु बैठे हैं तो 1 लाख दोषों का समन कर देते हैं। और जन्म कुंडली के लग्नेश केंद्र में बैठे हैं, जन्म कुंडली के लाभेश केंद्र में बैठे हैं, जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह त्रिकोण में बैठा है, जन्म कुंडली में लाभेश वर्गोत्तम है, हर जगह मेष राशि में बैठे हैं, जन्म कुंडली का चतुर्थेश पंचमेश वर्गोत्तम होकर बैठा है। इतनी सारी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, शुक्ल पक्ष में जन्मे, इस वजह से स्पष्ट खूब बढ़िया चरित्र, खूब बढ़िया जो है वो व्यक्तित्व है, आचरण अच्छा है, आदर अच्छा है, विश्वास करता है व्यक्ति दूसरों पे, व्यापारिक है पर व्यापार नहीं करता। तुला लग्न व्यापार का होता है और ये शुक्र की मूल त्रिकोण राशि होती है। लग्न का मान 14 अंश का है और स्वाति नक्षत्र का ये तीसरा चरण होगा। तो स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, बहुत ध्यान से समझिएगा। स्वाति नक्षत्र राहु का, ऐसे ये मजबूत नक्षत्र होता है, कोई कमजोर नक्षत्र नहीं होता। तो स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र, लग्न बना है शुक्रदेव की राशि का, मूल त्रिकोण राशि का। तो शुक्र और राहु ये 2 प्रमुख हो गए। उसके बाद स्वाति नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति चंद्रमा होते हैं। तो इस कुंडली के दशम भाव के स्वामी भी महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के लिए लग्न के अधिपति के साथ अष्टम भाव के स्वामी होते हैं शुक्र, और भाव के साथ साथ चरण के अधिपति जो होते हैं वो चरण के स्वामी होते हैं चंद्रमा, जो भी उच्च के हैं, शौर्य योग लगा रहे हैं। जन्म कुंडली का जो योग कारक ग्रह है वो आपकी कुंडली में शुक्रदेव, शनिदेव और साथ ही साथ जन्म कुंडली के बुधदेव भी। तो बुध तो कमजोर हो रहे हैं, हालांकि नौमांस चक्र में भी जो बुधदेव बैठ रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं बैठ रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने अपने आप को पीड़ित किया है, नीच होने के कारण, गुरु के केंद्र में होने के कारण नीच भंग राजयोग होगा। इसका अर्थ होगा कि बुध की दशा डायरेक्ट परिणाम नहीं देगी, थोड़ा घुम घुमा करके परिणाम देगी, उल्टे कान पकड़वाएगी। लेकिन मंगल के साथ बुध के बैठने से बुध परेशान और पीड़ित होते हैं। 2 तरीके से पीड़ित हो गए, एक तो ये नीच के हो गए, ऊपर से ये जन्म कुंडली के 6वें भाव में होकर के भाग्य को कमजोर कर रहे हैं, 12वें भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में व्यक्ति की प्रतियोगिता, कोर्ट केस कचहरी, अतिरिक्त व्यय,
गलत मैत्री, मित्रों से नुकसान, ये दो तरीके से नुकसान हो गया। और दूसरा कि जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति इस कुंडली का अकारक या खराब ग्रह होता है, लेकिन बैठा अच्छा है, इस वजह से चाहे कितने ही अशुभ ग्रह होते हों, लग्न में, केंद्र में, चतुर्थ में, दशम में, त्रिकोण में बैठ जाने से कम उनके पास शुभ लक्षण आ जाते हैं। और वो निश्चित रूप से लग्न में बैठ करके बैठा है तो कोई खराबी वहां पे रहेगी ही नहीं। मंगल के साथ बुध के बैठ जाने से बुध के ऊपर मंगल का प्रभाव होगा, क्योंकि बुध पापक हो जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, 12वें के भी स्वामी होते हैं, इस कुंडली के लिए राजयोग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि भाग्य भाव में उनकी एक राशि बन रही है। दो भावों के स्वामी होते हैं, इस भाव के भी और यहाँ के भी। तो नवम और 12वें भाव के स्वामी हैं, फल कहाँ का करेंगे? तो जहां बैठे हैं वहां का करेंगे। इसका अर्थ होगा कि बुध नीच राशि का फल करेंगे। मंगल के साथ बैठ करके बुध जातक के जीवन को आयु तो अच्छी देते हैं, पर रोग व्याधि भी देने लगते हैं। जैसे कई बार कमर दर्द की समस्या हो, स्पाइनल कॉर्ड की समस्या हो, वात पित्त कफ की समस्या हो, नेत्रों में परेशानी हो, इस तरीके की समस्या हो। लेकिन मंगल कैसे अपने आप को प्रभावित कर रहे हैं? प्रश्न ये भी उठता है। भाई साहब, बुध ने अपने आप को प्रभावित तो कर लिया, उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, और दरअसल उनका जो ग्रह नीचभंग कर रहा है वो इस कुंडली के लिए तुला लग्न की कुंडली में लग्न में बैठे हैं, पूरब दिशा में योग मतलब बलवान होते हैं, कारक होते हैं, व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं, चरित्रवान बना रहे हैं, अनुभवी बना रहे हैं। लेकिन कमजोर कैसे हो रहे हैं? क्योंकि जब मंगलदेव कमजोर हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रह जब किसी नीच के ग्रह के साथ बैठ जाता है, नीच राशि में स्थित ग्रह के साथ जो ग्रह बैठेगा वो अपनी दशा काल में वो भी परेशान हो जाएगा। इस वजह से कि तुला लग्न की कुंडली के लिए मारक ग्रह द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। मंगलदेव 6वें भाव में गए हैं, 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं, उनके पीछे शनि बैठे हैं। इस वजह से मंगल भी जब कभी भी राहु की दशा में मंगल, मंगल की दशा में राहु, मंगल की दशा में शनिदेव, मंगल की दशा में बुध देव, या मंगल की दशा में केतु देव, या मंगल की दशा में शुक्र देव गोचर करेंगे, घर्षण करेंगे, जब जब इन राशियों पे आएंगे तो उनका परिणाम निगेटिव और विशेष देखने लायक या दर्शन करने लायक होगा। मतलब जब जब मंगलदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, जातक को कष्ट देने वाले हो सकते हैं। मंगल तीव्रगामी ग्रह होते हैं, 1.5 महीना एक राशि पे रहते हैं। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि वो कितनी जल्दी आपकी राशि पे आएंगे। तो 1.5 महीना रहेंगे, यानी कि वो गणित कर लीजिए। दूसरी बात है, नीच के ग्रह के साथ बैठने के कारण मंगलदेव कमजोर होंगे। अब इनका फल आपके पक्ष में कैसे रहेगा, इसको समझते हैं। पापक ग्रह अगर जन्म कुंडली के 3रे भाव में बैठते हैं तो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर जन्म कुंडली का मारक ग्रह किसी तरीके से अपने आप को कमजोर कर रहा हो, मारक प्रभावों से अपने आप को कमजोर कर रहा हो, क्योंकि वो ग्रह नीच के ग्रह के साथ बैठा है तो, लेकिन शुभ ग्रह के साथ बैठा है। कोई भी पापक ग्रह अगर सम संख्या की राशि में बैठ जाता है तो उसका प्रभाव शुभ होने लगता है। इसका अर्थ होगा कि मंगल मारेंगे, लेकिन उतना नहीं, थोड़ा थोड़ा मारेंगे, थोड़ी थोड़ी बात उसमें रहेगी, थोड़ा थोड़ा श्वास देंगे, थोड़ा थोड़ा चैन भी मिलेगा, बहुत ज्यादा डिरेल नहीं करेंगे। और अगर जन्म कुंडली का मारक ग्रह कमजोर हो रहा हो तो वो जातक या जातिका के लिए अच्छी बात हो जाती। इतने सारे सिद्धांत बनाने के बाद आपको एक परिणाम निकालना है, तब आपको कुंडली विश्लेषण करना है। ये दवाई है, बहुत छोटी छोटी बातें। मैं कल एक आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें दमा के लिए एक दवाई बताई गई थी, जिस दवाई को व्यापारिक रूप से इस्तेमाल करने को मना किया गया था। ग्रंथकार ने ऊपर ही लिख दिया था कि यह दमा से संबंधित रोग के लिए दवाई है। उदाहरण दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। लेकिन उन्होंने ऊपर ही लिख दिया था कि अगर इसका व्यापारिक प्रयोग किया जाएगा तो यह काम नहीं करेगा। उस दवाई को बनाने के लिए 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। दवाई बनाने के लिए वो दवा 1 वर्ष में तैयार होगी, और वो भी उसको दवाई बनाने की प्रक्रिया क्या है कि पहले इस मौसम में उसको धूप में रखो, इस मौसम में उसको ठंडे में रखो, इस मौसम में उसको घड़े में रखो, इस मौसम में उसे तांबे के पात्र में रखो, इस मौसम में उसे जमीन में गाड़ो, इस मौसम में उसे जलाओ। तो ये पूरा 1 वर्ष की प्रक्रिया थी। और उसके बाद उस दवाई के 4-5 टुकड़े करो, 5-5 उसको भुर्रा बनाओ उसका, उसके बाद उसका सेवन करो। दमा जीवन में कभी दोबारा आएगी नहीं। पर बात आती है कि हमारे ऋषि महर्षियों के पास उतनी लंबी आयु होती थी, वो उतना इंतजार कर लेते थे और उतने मौसम का इंतजार करते थे, पर हमारी बात तो अब होगी नहीं। तो दरअसल यही बात है कि ग्रह कैसे परिणाम कर रहा है, ये इतने सारे प्रोसेस से आपको गुजरने के बाद तब आपको एक फल कथन मिलेगा। ये मैंने बात आपको इतनी बता दी। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, और पापक ग्रह के जो चंद्रमा होते हैं वो व्यक्ति को
प्राइवेट नौकरी भी करवाते हैं। और कई बार चूंकि केंद्र में चर प्रकृति की राशियां बनी हैं, इस वजह से वो व्यक्ति घूम घूम करके भी पैसे कमाता है। और कोई आवश्यक नहीं है कि एक ही काम में लगा रहे, कुछ बार उसको नौकरी बदलनी पड़ती है, लेकिन हर बार उसे अच्छी नौकरी मिलती है और बहुत सारा एक्सपीरियंस भी उसे मिलता जाता है। रोहिणी नक्षत्र, ये ब्रह्मदेव का नक्षत्र है। वस्तुतः तो ये नक्षत्र वैसे चंद्रमा चंद्रमा का है, पर इसके स्वामी देवता या इसके जो पूजक देवता हैं वो ब्रह्मदेव हैं। और ऐसे जातकों को चिरचीटे की जड़ अपने गले में रविवार के दिन धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुशा के ब्रह्मदेव की मूर्ति बना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। और ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जप नियमित अपने मन में या चित्त उसमें लगा करके रखना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर बन पड़े तो ब्राह्मणों की पूजा, सुचिता का पालन मतलब धर्म और शास्त्र के आधार पर जीवन जीना, जितनी अधिक मात्रा में हो सके अपने आप को बैलेंस करके रखना, या ये कह सकते हैं कि बाह्य प्रभावों से बचा करके रखना। मतलब आप चाहे जैसे भी हैं, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, इनके उपदेशों का पालन करें और उनके आधार पर ही जीवन जिए। रोहिणी नक्षत्र सौभाग्य योग ये बहुत उत्तम है। वैश्य वर्ण और मनुष्यगण, वैश्य वर्ण का जातक है और तुला लग्न की कुंडली बनी है। इस वजह से भी ये जातक कम से कम अपने लाभ और हानि को लेकर के समझदारी भरे निर्णय लेने वाला होगा। ये आपकी कुंडली का पंचांग था जो कम से कम 20 मिनट से ज़्यादा का बन गया, लेकिन उसमें मैंने ग्रहों को भी रखा है। अब बात करेंगे जन्म कुंडली में एक एक ग्रहों की लग्न, नवांश और दशमांशा में वो कैसे बैठे हैं। तो सबसे पहले बात होगी ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य एक अंश पे बैठे हैं, 35 कला, अश्विनी नक्षत्र। गुरु से दृष्ट होने के कारण धर्मात्मा, विरोध करने वाला और गलत विषयों पे कभी भी विरोध करने वाला होता है, और साथ ही साथ सत्य का साथ देने वाला, उत्कृष्ट मानसिक बुद्धि का उच्च दार्शनिक स्थल पे जाकर के विश्वास करने वाला, मतलब दार्शनिकता बड़ी ऊंची, चरित्रवान और सुंदर व्यक्तित्व का होता है। गुरु और सूर्य जिस व्यक्ति की कुंडली में हैं या तो एक साथ बैठे हैं, वो व्यक्ति चारित्रिक हीनता से उसके कुंडली में कोई दोष नहीं होते, चाहे भले ही उसकी कुंडली में कितने ही लंपट योग लगे हों। लेकिन गुरु और सूर्य अगर केंद्र में बैठ रहे हैं, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति पूर्व काल में भी सत्कर्म करने वाला ही था। वो पूर्व काल में भी, मैंने भी थोड़े दिन पहले ही कार्यक्रम बनाया था कि शनिदेव हैं, स्वग्रही हैं, गुरु से दृष्ट हैं तो बली हो गए। इस वजह से वहां व्यक्ति कानून और न्याय का संरक्षण करता था। पूर्व काल में भी शनिदेव बैठे हैं तो कई बार व्यक्ति राजा का दास भी होता है, लेकिन न्याय का पोषक होता है, न्याय पालक होता है, उच्चस्थ अधिकारी होता है। भूमि विभाग का हो जाए, वन विभाग का हो जाए, उसके बाद कानून से संबंधित हो जाए, और अनुशासन को लेकर के बिल्कुल ही कटारी चलाने वाला, बिल्कुल ही समझौता ना करने वाला, सिद्धांतों को पालन करने वाला, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध रखने वाला, क्या मेरा काम है क्या मेरा काम नहीं है ये बहुत अच्छे से जानने वाला, अनुशासित, गहरी वाणी, गहरे विचारों से युक्त, शंख की भांति वाणी वाला, सत्य बोलने वाला होता है। चरित्रवान और पूर्व काल में भी धर्म करने वाला था, क्योंकि गुरु और सूर्य केंद्र में बैठे। सूर्य लग्न कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हैं, लेकिन उच्च के हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, क्योंकि सप्तम भाव में वो वस्तुतः वहाँ पे एक तरीके से अस्त हो जाते हैं। सप्तम भाव पश्चिम दिशा है, सूर्य लग्न में और दक्षिण में मतलब दशम स्थान में ज़्यादा बलवान होते हैं। अंश बल से अगर सूर्य कमज़ोर हैं और दशम या लग्न में बैठे, फिर भी उनके संपूर्ण परिणाम जातक को मिल जाते हैं। पर सप्तम भाव में बैठे हैं, भगवान ने कितनी कृपा की है। उच्च के सूर्य अगर किसी की कुंडली में चतुर्थ स्थान में हो, उसको मानसिक रूप से बड़ा ही बेचैन बना देते हैं। लेकिन अगर नीच राशि में बैठे सूर्य चतुर्थ स्थान में हो तो उसको बड़ा ही हृदय का साफ, स्पष्ट, शांत, बुद्धिमान और अच्छे व्यक्तित्व का बनाते हैं। लग्न में उच्च के सूर्य व्यक्ति को जिद्दी और चिंतित बना देते हैं, लेकिन सप्तम भाव में उच्च के सूर्य व्यक्ति के बैलेंस को बहुत ज्यादा बैलेंस करने वाले होते हैं। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, किस तरीके से क्रोध को रखना है, किस तरीके से समायोजन करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, बैलेंस कैसे करना है। और बड़ी अच्छी बात क्या है कि उन्होंने अपनी गति लग्नेश के साथ बनाई है, पर अस्त नहीं होने दिया है, अपनी रोशनी को बिल्कुल मेंटेन किया है। ये बड़ी गहरी बात है, मतलब ये सामान्य बात नहीं है। नहीं तो सूर्य और शुक्र, और बड़ी उससे भी अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे सूर्य, बुध और शुक्र तीनों एक साथ नहीं बैठे हैं। एक साथ बैठ जाते तो कुंडली को नुकसान हो जाता है,
लेकिन दोनों एक साथ बैठे हैं सूर्य शुक्र, तो विवाह में विलंब हो सकता है कि चीजें पसंद ना आए, दाम्पत्य थोड़ा देर से शुरुआत हो, लेकिन होगा तो बहुत अच्छा होगा। इसका कारण है लग्न में शुक्र, सप्तम स्थान में लग्नेश बैठे हैं शुक्र एक साथ, और अस्त नहीं है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में उसके ठीक पीछे बुध और मंगल बैठे हैं जो विलंब दे रहे हैं, लेकिन प्रेम बहुत अच्छा है क्योंकि पंचम भाव पे गुरु और शनि का प्रभाव, प्रेम के साथ न्याय, दर्शन के साथ न्याय, एकदम बिल्कुल जो चरित्रमान होने का जो गुण होता है वो सर्वस्व बहुत अच्छा बन जाता है। संतान का सुख हो, करियर का सुख हो, रिकग्निशन का हो, यश मान पद प्रतिष्ठा का हो, विद्या बुद्धि विवेक में गंभीरता का हो, इन सभी मामलों में ये कुंडली धनी बन जाती है। नौमांस में सूर्यदेव उच्च के 14 डिग्री पे भरणी नक्षत्र में दशमांसा चक्र में बुध के साथ एक अच्छी प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, समस्या को समझने की शक्ति दे रहे हैं, भाग्य धर्म दृष्टिकोण को उदार दे रहे हैं, उदारता दे रहे हैं, कम्युनिकेशन बेटर बना रहे हैं, मेहनत के प्रति व्यक्ति को आसान्वित कर रहे हैं, और एक ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा के साथ व्यक्ति के करियर को उत्तरोत्तर श्रेष्ठ पद पे ले जाकर के विभूषित कर रहे हैं। नवांश चक्र में भी वो ग्रह तीसरे भाव में ही बैठे हैं। तीसरे भाव में बैठेंगे तो पति भी ऐसे ही कुछ मेहनत करने वाला, अपने लक्ष्य को लेकर के स्पष्ट बुद्धि रखने वाला होता है। इतना ही नहीं, विवाह को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से उसको निभाना है और किस तरीके से उसको मेंटेन करना है, ये जो एक उदारता मिलती है, ये जो उसके प्रति एक भाव मिलता है, जो विचार बनते हैं वो बड़े ही सकारात्मक और प्लानिंग के साथ बनते हैं। मतलब वहां पे कोई भी रश नहीं है। सूर्य अपनी दशा काल में धन, प्रतिष्ठा, वैभव, और इसके हिसाब से इस कुंडली में शनिदेव से भी ज्यादा बलवान ग्रह सूर्यदेव बनते हैं। तो आपके लाभेश ही सबसे ज्यादा बलवान हो गए। आत्मकारक ग्रह के हिसाब से आपकी कुंडली में जो सबसे अंश के साथ मजबूत ग्रह बैठा है, वो जरा ध्यान दीजिए, आपकी कुंडली के लग्नेश शुक्र ही होते हैं। लग्नेश ही वारेश हैं, वारेश ही लग्नेश हैं, आत्मकारक भी लग्नेश हैं, और जन्म कुंडली में हर जगह वो बहुत अच्छे बन रहे हैं। यहाँ पे लग्नेश बन रहे हैं, यहाँ पे वो सुखेश और नवमेश बन रहे हैं, अच्छे भाव के स्वामी यहाँ भी बन गए, और यहाँ भी वो जन्म कुंडली में सुखेश और नवमेश हो रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली में सहायक जो सबसे ज्यादा मजबूत दूसरे नंबर के ग्रह बनेंगे वो शुक्रदेव बनेंगे। अब शनिदेव का नंबर तीसरे नंबर पे आ जाएगा। प्रथम दृष्टि आपने शनिदेव को कहा था, मैं नहीं कहा था, पर पहले नंबर पे सूर्यदेव आ गए, दूसरे नंबर पे शुक्रदेव आ गए, क्योंकि वो अच्छे भाव के स्वामी हैं। यहां भी अच्छे बैठे हैं, यहां भी वो जन्म कुंडली में कमजोर नहीं बैठे हैं, बहुत अच्छे बैठे हैं। यहां भी वो जन्म कुंडली में ठीक ठाक बैठे हैं, त्रिकोण के अधिपति हैं, केंद्र में बैठे हैं, कोई खराबी नहीं है, अपने मित्र से दृष्ट हैं और गुरु से दृष्ट हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली में पहले नंबर पे जो ग्रह मजबूत और सबसे अच्छा ग्रह बना, आमतौर पर लोग मुझसे पूछते हैं मेरी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा ग्रह, बलवान ग्रह कौन बना, तो गुरु, सूर्य, बुध, चंद्रमा, जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे बलवान सूर्य बने, आपके लाभेश बलवान है। दूसरे नंबर पे आपके लग्नेश बलवान है। तीसरे नंबर पे आपकी कुंडली के चतुर्थेश और पंचमेश शनि बलवान है। हाँ, इस कुंडली के भाग्येश कमजोर हैं। इस वजह से भाग्य जो होता है वो विवाह कराता है, धार्मिक कृत्य कराता है, मांगलिक कृत्य कराता है, आपको संघर्ष नहीं देता, आपको संतति देता है, आपको मतलब बहुत सारी अच्छी चीजें, भाग्य से मतलब भाग्य का सब कुछ है, वो घर्षण में है, नीच का है और पीड़ित है। इस वजह से इस कुंडली के बुध जो योग कारक ग्रह होते हैं, राजयोग कारक ग्रह होते हैं, वो कमजोर हो रहे हैं, जबकि शुक्र, शनि और सूर्यदेव इस कुंडली के बलवान ग्रह के रूप में उपस्थित हो गए। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका अर्थ होगा कि ये तीनों ही ग्रह आपके सपोर्ट में खड़े हैं। बुधदेव की अंतरदशा आपको कभी कभी कष्ट दे सकती है। बुध की महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर आपको परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य से, दिनचर्या से, मानसिक बुद्धि से, विचारों से, संप्रेषण की कला से, कम्युनिकेशन से, मित्रों से, भाग्य से नुकसान हो सकता है। लेकिन मंगल के अतिरिक्त, मंगल और बुध के अतिरिक्त शुक्र, ये जो बाकी तीनों मैंने जो ग्रह बताए वो बहुत अच्छे हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में सूर्य अश्विनी नक्षत्र के हैं, इस वजह से आपको दैदिप्यमान बना रहे हैं, सुंदर स्वरूप का बना रहे हैं, गोरा चेहरा होता है, गोल चेहरा होता है। उसके बाद चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हैं, दशम भाव का स्वामी। ये योग जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ तुला लग्न की कुंडली में ही बनेगा। दशम भाव के स्वामी बनेंगे चंद्रमा, अगर वो अष्टम भाव में बैठेंगे तो उच्च के होंगे और शौर्य योग बनाएंगे। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की जो सामाजिक छवि है वो मेहनत करवाएगी, तब उसको चमकाएगी। मतलब आप आसानी से कोई भी चीज प्राप्त नहीं कर सकते। विशेषतः चंद्रमा की दशा कई बार आपसे थोड़ी मेहनत करवाएगी, आपके मन बुद्धि को भटकाएगी, थोड़ा भ्रम में रखेगी, थोड़ी स्वास्थ्य में, थोड़ी कभी कभी रक्त संचार, कभी
जो अनियमितता होती है, कभी पेट की गड़बड़ी हो, कभी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, अस्थमा हो, ये कभी-कभी जो है वो पेट नाभि के नीचे का क्षेत्र परेशान करता है, ये सब चंद्रमा करवाएँगे। वो आपसे ये कह रहे हैं कि जातक बाबू रे मेहनत करो। वो मेहनत करवाने वाले ग्रह के रूप में बन रहे हैं। दशमेश होकर के अष्टम भाव में वो शौर्य योग लगाए हैं। इसका अर्थ होगा कि जब तक आप पराक्रम नहीं करेंगे, तब तक आपको उसका परिणाम वो नहीं देंगे। मतलब शनि की दशा में हमें परिणाम मिल जाएगा, मंगल की दशा में हमें रस प्राप्त होगा, बुध की दशा में हमें नेगेटिव परिणाम मिल सकता है, चंद्रमा की दशा में हमें मेहनत करनी होगी, सूर्य की दशा में हमें स्वतः परिणाम मिल जाएगा, शुक्र की दशा में हमारी मानसिक सुख और मानसिक शांति में वृद्धि होगी। जबकि सूर्य और शुक्र के साथ उसके बाद अगर बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति भी अच्छे परिणाम देने वाले बन रहे हैं, शनिदेव भी अच्छे परिणाम देने वाले बन रहे हैं। इतनी सारी चीजें। चंद्रमा आपकी कुंडली में मैं बात कर रहा था, लग्न कुंडली में वृष राशि में उच्च के हैं और गुरु से षडाष्टक में है, शनि से नवम दशम पंचम के चतुर्थ दशम के संबंध में है। इस वजह से ये पद देंगे। चंद्रमा में शनि का अंतर पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करेगा और सामाजिक छवि को मजबूत करेगा, राजनीति में दिलचस्पी बढ़ाएगा और कई बार बॉस के साथ संबंधों को ठीक करेगा। जबकि वही चंद्रमा नौमांश चक्र में छठवें भाव के स्वामी होते हैं, छठवें भाव में राहु के साथ बैठे हैं और दशमांशा चक्र में वो छठवें भाव के स्वामी होकर के सप्तम स्थान में बैठे हैं। थोड़ा बहुत कभी कभी परेशान मैंने कहा है वो करेंगे। मंगलदेव की बात होगी, इस कुंडली के लिए मंगलदेव द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर के, राहु से दृष्ट होकर के, बुध जैसे 12वें भाव के स्वामी के साथ युति करके आपके धन को नुकसान में लेके जा रहे हैं। गलत लोगों को धन दे करके व्यक्ति नुकसान उठाता है या कई बार उसकी वाणी में कठोरता आती है, कड़वा बोलता है और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल वो कई बार नहीं कर पाता और कई बार उसके बुरे स्वप्न भी उसे परेशान करते हैं। इसके अतिरिक्त उसके जीवन में कोर्ट केस कचहरी के मामले भी आ सकते हैं। इस वजह से हमें मंगल की दशा में सावधानी बरतनी होगी, धन संचयन करके रखना होगा। मंगल की दशा की ये बात होगी। अगर बात करते हैं मंगलदेव तो 6 अंश के बैठे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, नवांश चक्र में भी वो कन्या राशि के बैठ रहे हैं, अष्टम भाव में उत्तरा भाद्रपद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। दशमांशा चक्र के लिए वो दशम भाव के अधिपति होकर के उच्च के बैठे हैं। कोशिश करें तो मंगल की दशा में अपने जन्म स्थान से दूर जाएं, तब जाकर के आपको ज्यादा अच्छी सफलता मिलेगी। धन किसी को देने का अर्थ है कि वो नष्ट हो गया, मिलेगा नहीं। आपको लोग बेवकूफ बना सकते हैं। कई बार लोग आपकी पीठ पीछे अप्रशंसा करेंगे और पीठ पीछे आपकी बुराई। आपको कई बार ऐसा, हालांकि उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पर फिर भी ऐसा होगा कि आपके सामने कोई शत्रु आपके सामने आकर के आपको परेशान नहीं करेगा, पीठ पीछे ही आपको वो आपसे अपनी शत्रुता निभाएगा। अब बात करेंगे बुध देव की। मैं तो बुध पे बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, पर इस कुंडली के लिए बुध राजयोग कारक होते हैं क्योंकि भाग्य भाव के साथ 12वें भाव के स्वामी हैं, लेकिन 6वें भाव में नीच के बैठे हैं। लेकिन फिर भी एक बात तो जरूर है कि उनके पास एक सिद्धांत मिलेगा कि वो सम संख्या की राशि में बैठे हैं। हालांकि बहुत सामान्य है, नीच के हैं। उनका नीच भंग शुक्र के कारण भी हो रहा है और गुरु के कारण भी हो रहा है। उसके साथ साथ अगर देखें तो वो पीड़ित हो रहे हैं मंगल के कारण और उनके ठीक पीछे शनि का प्रभाव होगा। इस वजह से बुध में जब कभी भी शनि का अंतर होगा तो कष्ट होगा, लेकिन उसी शनि की अंतरदशा में जब कभी भी प्रत्यंतर में गुरु आएंगे तो लाभ हो जाएगा। उसी बुध की महादशा में या गुरु की महादशा में जब कभी बुध का अंतर आए तो व्यक्ति को नुकसान होगा, लेकिन उसी गुरु की महादशा में जब बुध का अंतर आए और शनि का प्रत्यंतर आए या गुरु की महादशा में शनि का अंतर आए और बुध का प्रत्यंतर आए तो फिर धन का लाभ हो जाएगा। बुध बैठे हैं 16 अंश के, युवावस्था के, अच्छी अवस्था है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं और नवांश चक्र में वो ग्रह वृश्चिक राशि में जा रहा है। दशमांशा चक्र में वो अष्टम भाव के स्वामी होकर के उच्च के सूर्य के साथ बैठे हैं। इस वजह से अब वहां वो बुद्धिमान बना देंगे। लेकिन बुध की दशा फिर भी चाहे कितने ही कमजोर और कितने ही कमजोर क्यों ना बैठे हों, फिर भी बुध की दशा जातक को यश, मान और प्रतिष्ठा तो दे ही देगी। कई बार ये आपको संतति का सुख भी दे देंगे और आपके मेहनत का परिणाम भी इस दशा काल में, जो कि आप कभी नहीं सोचे होंगे, वैसे भी परिणाम दे सकते हैं। पद की वृद्धि, प्रमोशन वगैरह बुध दे सकते हैं। दुश्मनों को समझने की शक्ति दे सकते हैं, क्रिएटिविटी दे सकते हैं, राजनीति को समझने की शक्ति दे सकते हैं। जो आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है उसको कैसे उसको पटकना है, कैसे दुश्मन को हराना है, ये जो समझने की शक्ति होगी वो बुध के काल में बढ़ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में वक्री हैं 17 अंश के। उनका कुछ परिणाम 12वें भाव की तरफ शिफ्ट करेगा
और इस वजह से आपका व्यय संतुलित होगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली कृतज्ञ होगी, धनी होगी, संतुलित व्यय करने वाली होगी और निश्चित रूप से कम्युनिकेटिव होगी। मतलब वो व्यक्ति कम्युनिकेशन पे बात करेगा। वो व्यक्ति चाहेगा कि चाहे जो भी समस्या हो उसको टेबल पे बैठ करके आसानी से सारी बातों को एक जगह पे रख करके गोलमेज सम्मेलन करके और उसको शांति से निपट लिया जाए। मतलब व्यक्ति वैसे झगड़ालू नहीं है, पर वस्तुतः यहाँ पे मंगल और बुध उसको बहुत ज्यादा एग्रेशन तो नहीं दे रहे हैं, पर थोड़ी बहुत तो बुद्धि कभी कभी खुराफात करती है। और ये बुध और मंगल के कारण है। जो स्थिरता आ रही है, जो गंभीरता आ रही है, जो नैतिकता आ रही है, जो अनुभव गम्यता आ रही है, ये सब गुरु, शुक्र और सूर्य के कारण आ रही है। गुरु की दृष्टि शुक्र पे है। लग्नेश के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि हो, लग्न के ऊपर अगर चंद्रमा, गुरु, बुध, शुक्र आदि की दृष्टि हो तो लग्न वैसे भी बलवान हो जाता है। लग्न के अधिपति पे रोगेश की दृष्टि है। तृतीय भाव के स्वामी होकर के गुरु लग्न में बैठे हैं। यहां व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों से भी खूब सुख प्राप्त करता है। और यही कारण है कि व्यक्ति कम्युनिकेशन में विश्वास रखता है, कम्युनिकेटिव होता है, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी रखता है, मेहनत करता है, मेहनतकश होता है और घुमंतु होता है। क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी जो यात्रा भाव का है, उस भाव का स्वामी लग्न में बैठा है। गुरुदेव के बारे में बात हो रही थी। 17 अंश के बैठे हैं स्वाति नक्षत्र में, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी गुरु की दशा नवांश चक्र के आधार पर धनेश होकर के धन भाव में बैठे हैं। 10 अंश के बैठे हैं वहां पे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। दशमांशा चक्र में भी वो स्वग्रही ही बैठ रहे हैं। इस वजह से मैंने कहा था कि शुक्र, सूर्य, शनि और गुरु, ये 4 ग्रह आपके पक्ष में आ गए। कुंडली विश्लेषण यही होता है। पक्ष में क्या है विपक्ष में। हमें दशा अंतरदशा को कैसे देखना होगा, बस खाली हम देखेंगे हमारी दशा कौन सी बीत रही है। ये ग्रह चल रहा है तो ठीक है, हमें चिंता होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। फिलहाल में बुध और मंगल चल रहे हैं, राहु चल रहे हैं, ये दशा अंतरदशा है, हम थोड़े सावधान हो जाएंगे। बस इतना ही। निवेश करने से सावधान हो गए, मैत्री करने से सावधान हो जाए, कोई सिग्नेचर करना हो तो सावधान हो जाए, यात्रा में कोई भी कुछ भी आप जो भी कर रहे हैं। तो ये देवगुरु बृहस्पति हैं। पर फिर भी आपको कैसे लाभ दे सकते हैं, इस दशा काल में आपकी प्रतियोगिता बढ़ जाएगी, सकारात्मक शक्ति बढ़ जाएगी, समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, लड़ाई करने का बल कमजोर हो जाएगा, अनुभव गम्यता बढ़ जाएगी, अनुभव ज्यादा हो जाएगा। उसी गुरु की महादशा में शनि का अंतर, उसी गुरु की महादशा में सूर्य का अंतर, उसी गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर, उसी गुरु की महादशा में चंद्रमा का अंतर लाभदायक होगा। जबकि उसी गुरु की महादशा में बुध का और मंगल का अंतर परेशान कर देगा। इतना ही नहीं, उसी गुरु की महादशा में केतु का अंतर भी कष्ट देने वाला हो सकता है। उसी गुरु की महादशा में थोड़े बहुत हल के साथ अगर देखें तो मंगल भी कभी कभी परेशान कर सकते हैं। ये भी बात बन रही है। तो इतनी सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी गुरु स्वतंत्र रूप से आपको निश्चित रूप से लाभ, धन, प्रतिष्ठा, पद, गंभीरता और चारित्रिक प्रभाव बढ़ाने वाले बनेंगे। जबकि आप अपने करियर से खूब बढ़िया धन कमा लेंगे। पैसे किसी भी काम को करने के लिए कम नहीं पड़ेंगे। विदेशों में व्यक्ति रहना चाहे आराम से रह सकता है। अपने करियर को सेटल करना चाहता है विदेश में तो बिल्कुल कर सकता है। और वापस एक वक्त पे आने के बाद अपने भारत भूमि में आ जाए तो इसके भी योग लगे हैं। देवगुरु बृहस्पति के बाद स्वाति नक्षत्र में बैठे थे। शुक्रदेव के बारे में बात करते हैं तो शुक्रदेव आपकी कुंडली के लग्नेश होकर के सप्तम भाव में, ये अवस्था कई बार व्यक्ति के पैसे को बचाती है और विवाहेतर संबंध में भी लेके जाती है। ऐसा ना हो, इस वजह से सावधान होना चाहिए। और खास करके अगर बात करते हैं तो पति पे बहुत ज्यादा हावी होना या बहुत ज्यादा एग्रेशन में रहना, ये सब चीजें विवाह के लिए कमजोर करने वाली हो सकती हैं। शुक्र की दशा में व्यापार अच्छा चलेगा, कारोबार अच्छा चलेगा। 23 अंश के बैठे हैं, अपने नक्षत्र में है, नवांशा में विशाखा नक्षत्र में तुला राशि में जा रहे हैं। कम्युनिकेशन अच्छा देंगे। शुक्र की दशा में आपकी समझ बढ़ेगी। दान पुण्य, पूजा पाठ, तीर्थ दर्शन आदि ये सब शुक्र की दशा में हो सकता है। इतना ही नहीं, शुक्र की दशा में व्यक्ति को उसके भाग्य का सुख करियर में भी मिलते दिख रहा है, क्योंकि भाग्येश होकर के दशम स्थान में बैठे हैं, जहां व्यक्ति को शुक्र की दशा में पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि भी होती है। वहीं शनिदेव की बात करेंगे, वो बहुत अच्छे बैठे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी कुंडली में शनिदेव 100% बहुत अच्छे बैठे हैं। यहां तक कि लग्न कुंडली में भी वो 15 अंश के बैठे हैं। शतभिखा नक्षत्र में, नवांश चक्र में भी वो 15 अंश के ही बैठे हैं। और वो कुंभ राशि में शतभिखा नक्षत्र में स्थिति बहुत अच्छी होगी। उनको धर्म का बल मिल रहा है, उनसे धन का बल मिल रहा है, उनसे यात्रा का बल मिल रहा है, उनसे अनुशासन मिल रहा है, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध मिल रहा है। व्यक्ति अपने कोई भी कृत्य में, जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करता है जिससे उनके प्रतिष्ठा में कमजोरी हो या नाक कटे पूरे परिवार की, समाज में। ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा। हाँ, पर एक बात है कि जो जैसा व्यवहार करता है, कई बार उसके ही जैसा उसको वो व्यवहार देता है, लेकिन समझदार होता है, सबको मौका देने वाला होता है।
नवमांश चक्र के बाद दशमांश चक्र के आधार पर ये शनिदेव कभी कभी आपके कारोबार को घर्षण में लेके जाएंगे, कभी कभी चीजें अस्पष्ट होंगी, लेकिन उसी में जैसे ही अंतरदशा में गुरु आ जाएंगे, बुध आ जाएंगे, या सूर्य आ जाएं या शुक्र आ जाएं, तो चीजें आपके पक्ष में भी आती हुई नजर आ जाएंगी। राहु आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में, ये मारक ग्रह बन रहे हैं। इस वजह से राहु की दशा में मंगल, राहु की दशा में चंद्रमा, राहु की दशा में शनि, ये ग्रह मारक साबित हो सकते हैं। इस वजह से इस ग्रह की दशा को हमें सावधानी से बिताने की आवश्यकता होगी। क्या कहा है शास्त्र में? सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम। कहा ना, सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम। सप्तम स्थान मारक स्थान है, लेकिन उससे ज्यादा द्वितीय भाव मारक का काम करता है। तो द्वितीय भाव में बैठे ग्रह, द्वितीय भाव में बैठे पापक ग्रह, द्वितीय भाव के अधिपति के साथ बैठे पापक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में जातक को मृत्यु देते हैं। इसका अर्थ होगा कि जब कभी भी राहु की दशा चलेगी और उस दशा काल में मंगल आएंगे, उस दशा काल में शनि आएंगे, तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। उस दशा काल में गुरु आएंगे तो पेट का रोग देंगे। उस दशा काल में बुध आएंगे तो वाणी, बुद्धि, ज्ञान, बल, निर्णय लेने की क्षमता, इन सभी चीजों में कष्ट होगा। केतु गुह्य रोग देते हैं, नाभि के नीचे की बीमारियां देते हैं, अपरस हो जाए, चमड़ी का रोग हो जाए। भविष्य देखने की शक्ति केतु देव देते हैं। भविष्य को देखना है, कैसे समझना है, स्वप्न के माध्यम से जो भविष्य में घटनाएं घटित होने वाली है वो केतु देव समझा देते हैं। मृत्यु अच्छी देते हैं, सुखद मृत्यु होती है। देवलोक को, बीच में बिजली कट गई थी, मैं बोल रहा था कि व्यक्ति सुखद मृत्यु को प्राप्त करता है। जल की अधिकता के कारण व्यक्ति की मृत्यु होती है, शीत जनित बीमारियों के कारण व्यक्ति की मृत्यु होती है। आया है मृत्यु लोक से, जाएगा पितरलोक को। ये सूर्य और चंद्रमा के आधार पर बता रहा हूं। दूसरा कि अगर कुंडली में बात करते हैं तो इस कुंडली का धर्म, अर्थ, कभी कभी आपको घूम घूम करके कुछ गलत कृत्य, कुछ आधुनिक शिक्षाओं के आधार पर, कुछ अपने आप को तिकड़म में डाल करके धन कमाना पड़ेगा। काम भाव के स्वामी लग्न में, इस वजह से उसकी अधिकता रहेगी, या कह सकते हैं कि व्यक्ति मेहनत करेगा। और मोक्ष भाव के स्वामी मोक्ष पंचम भाव में, मतलब ये ठीक है। उसके बाद फिर धर्म बहुत बढ़िया, अर्थ भाव में थोड़े बहुत संघर्षण, काम भाव में कंफ्यूजन है, देर से विवाह होने का योग, मोक्ष भाव में चंद्रमा केतु बहुत अच्छी है। इस कुंडली की सबसे अच्छी स्थिति है, मतलब चंद्रमा और केतु अष्टम भाव की। लग्न में गुरु नहीं होते तो ये मोक्ष की गति को प्राप्त नहीं करता, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा और केतु कई बार मोक्ष की गति को दे देते हैं। धर्म भाव के स्वामी कंफ्यूजन में है, इस वजह से दान, पुण्य, पूजा पाठ, प्रत्येक अमावस्या को दान करना, ब्राह्मण को दान देना, मंदिर का दर्शन करना, सूर्य को अर्घ देना, अपने वात पित्त कफ को नियंत्रित करना, आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करना, अपनी परंपराओं में विश्वास करना, कम्युनिकेशन को बेटर बनाना, धर्म से जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़ना, गुरु परंपरा से दीक्षित हो जाना और गुरु के मंत्रों का जप करना, वैष्णव परंपरा से दीक्षित होना। धर्म के बाद अर्थ भाव के स्वामी जन्म कुंडली में कहाँ बैठे? मेहनत करवा रहे हैं। काम भाव के स्वामी उच्च के हैं, सफलता मिलेगी। मोक्ष भाव के स्वामी जन्म कुंडली में मोक्ष को देख रहे हैं। कोर्ट केस कचहरी के मामले में भी जातक को देते दिख रहे हैं, क्योंकि द्वितीय भाव के राहु हैं, ये भी कराते हैं, और अष्टम भाव के केतु हैं। इस वजह से भी व्यक्ति को कोर्ट केस कचहरी के मामले में कई बार पढ़ना पड़ता है। ऐसा न हो, इसका ध्यान रखें। विवाह करना हो, वृष राशि वृष लग्न, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न, मेष राशि मेष लग्न, और साथ ही साथ मेष राशि मेष लग्न, ये जातिका इन जातकों से विवाह करे। उसके बाद दक्षिण और पूर्व की दिशा में विवाह हो। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली के आधार पर दक्षिण और पूर्व की दिशा में धन कमाने जा सकते हैं। भवन, भूमि, वाहन, माता का प्रेम, पिता का प्रेम बहुत उत्कृष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति अपने नौकर चाकरों से सुसज्जित रहता है और उनसे संबंध बना करके आगे बढ़ करके उनसे संबंधों को बहुत मजबूती से दे करके आगे लेके जाता है, मतलब उनसे नुकसान नहीं होता। इसके साथ साथ व्यक्ति का कर्तव्य ठीक है। ज्ञान, विद्या, बुद्धि, विवेक, तर्क, न्याय, दर्शन और पुराण, इन सभी चीजों से व्यक्ति का जीवन गुरु और शनि जोड़ रहे हैं। लग्न के अधिपति का सप्तम में बैठना विवाहेतर संबंध बनाता है, या विवाह के बाद भी कोई पसंद आ जाता है। द्वितीय भाव के अधिपति का छठवें भाव में जाना, मंगल की दशा में किसी को धन देंगे तो ऋण अटकेगा, निकलेगा नहीं। इस वजह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ ले। तृतीय भाव के स्वामी लग्न में मेहनत करवाएंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी पंचम में प्रेम करवाएंगे। पंचम भाव के स्वामी पंचम में यश, कीर्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा देंगे। छठवें भाव के स्वामी लग्न में नौकरी हमेशा रहेगी। सप्तम स्थान के स्वामी जन्म कुंडली के छठवें में विवाह का सुख मिलेगा। अष्टम स्थान के स्वामी सप्तम में बैठ करके लग्न को व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की चिंताएं देते रहेंगे और आयु अच्छी रहेगी, क्योंकि शनि बलवान है।
नवम भाव के स्वामी अष्टम में या छठवें में भाग्य की चिंता देते हैं, विवाह देर से होता है। दशम स्थान के अधिपति अष्टम में ये कई बार पिता को रोगी बनाते हैं। एकादशवें भाव के स्वामी जन्म कुंडली में पिता का धन बढ़िया होता है। 12वें भाव के अधिपति अष्टम में ऋण में व्यक्ति नुकसान में जाता है। ऋण का लेन देन ना करें, अगर हो सके तो जितना ज्यादा हो सके अपने पास इकट्ठा करें, उसके बाद आगे बढ़ें। कोई भी काम करना हो भवन भूमि वाहन से संबंधित तो आप कर सकते हैं गुरु, शुक्र, शनि और सूर्य की दशा में। संतान, दाम्पत्य, विवाह आदि से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो आप शनि और शुक्र की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नौकरी बदलना हो, ट्रांसफर करनी हो, स्थान परिवर्तन करना हो, चंद्रमा, केतु और साथ ही साथ ये दोनों दशाओं में आप कर सकते हैं। रत्न आपकी कुंडली के लिए सदैव ही सफेद पुखराज बनेगा, हीरा भी पहन सकते हैं। सूर्य को अर्घ, गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन, ओम ब्रह्मणे नमः का प्रत्येक दिन जप, अमावस्या को दान, हल्दी का सेवन, आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन, इसके साथ साथ अगर हो सके तो पीपल के वृक्ष के पास जाकर के परिक्रमा करें और नहाने के जल में दही या इत्र डाल करके नहाएं या हल्दी डाल करके नहाएं। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो मैंने जो जड़ कहा है चिरचीटे की जड़, उसको जल्दी से अपने गले में धारण कर लें। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।